हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024-25 के। ठीक है जी, पेन पेपर निकाल लीजिए बिकॉज मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है जून 2026 के लिए वो लॉन्च हो चुका है। यू कैन एनरोल। और इसमें अभी आपका दिसंबर 2025 का जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। जून वाली जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो लाइव मिलेंगी एंड दीज आर द कंप्लीट फीचर्स। ऐप पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की जितनी भी वैकेंसीज आउट हो रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी लेक्चरर इकोनॉमिक्स, सभी कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। अभी हमने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आरबीआई डीपीआर के कोर्सेज भी अपनी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है जी, सो आप इकोनॉमिक्स के अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो हमारे साथ। सो आज यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? सो देखिए, यू हैव कैरिड आउट द रिग्रेशन एनालिसिस बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस आपने किया और दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को जब थिंक किया, उसके बारे में सोचा, यू हैव डिसाइडेड दैट यू मस्ट स्वैप द एक्सप्लेनेटरी एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। यानी कि आपको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल को स्वैप करना है और उससे आपने दोबारा से फिर रिग्रेशन को रिफिट किया। तो आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेट्स सी, इसका मतलब समझिए पहले। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस है कि जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को पता कर रही हूँ, ठीक है, गिवन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड दैट इज योर रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब वो कहता है कि दोनों स्वैप हो गए, यानी कि ये रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दोनों स्वैप हो गए और उसके बाद आपने रिग्रेशन को रिफिट किया तो इनमें से कौन सी चीज चेंज होगी? ठीक है, क्या कोरिलेशन की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं ना, चाहे आप आर एक्स वाई का निकालो चाहे आप आर वाई एक्स का निकालो, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, है ना? सो कोरिलेशन चेंज नहीं होगा। कहते हैं साइन ऑफ स्लोप विल चेंज। क्या जो स्लोप है, स्लोप पैरामीटर है, उसका साइन चेंज हो जाएगा? नहीं है, स्वैप करने से उसका साइन चेंज होगा ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं चेंज होगा क्योंकि आर स्क्वायर मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, इनके कोरिलेशन का ही वो स्क्वायर होता है। अगर कोरिलेशन नहीं चेंज हुआ तो वो भी चेंज नहीं हो रहा। फिर वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, कहता है एसएससी, ये चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अब ये क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, जिसको हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं, आरएसएस भी बोल देते हैं। ठीक है, दैट इज अ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अब इसका ये एक फार्मूला होता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, दैट इज अ फार्मूला कि जो आपकी वैल्यू है y की माइनस y की वैल्यू जब आप फंक्शन पे पुट कर दोगे, फंक्शन पे पुट कर दोगे तो फंक्शन की वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर, दैट इज अ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बेसिकली। तो ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये बदलेगा, ये y की वैल्यू, ठीक है, एट आई टाइम पीरियड, एंड ये आपकी होगी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो आप इक्वेशन है उस पर अब जब आप y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो फंक्शन जो है, फंक्शन पे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो क्या आएगी? सो इन रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिस मैंने जैसे आपको कहा कि रिस्पॉन्स वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, आउटकम है ना, ऐसा वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसको हम मेयर कर रहे हैं, तो एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, और वो दूसरे वेरिएबल्स की तरह इन्फ्लुएंस होता है एक्सप्लेनेटरी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आपका बदलेगा अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को स्वैप कर देते हैं, y की जगह x हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, तो ये सारा रिजल्ट जो आप रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालते हो ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना एक सीरीज लेते हैं,
एक्स एंड वाई की तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन जैसे लेती हूँ, एक्स में मैं ले लेती हूँ 4, 6, 8 और स्टडीड है ये, वाई को ले लेते हैं एक्चुअल मार्क्स, मतलब मार्क्स डिपेंड अपॉन ओर्स स्टडीड, ठीक है ना। सो हाँ, वाई को हम ले लेते हैं 52, 62 एंड 72। लेट्स सी, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इससे अब मुझे आर एस एस निकालना है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। सो व्हाट इट विल बी, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर मैंने कहा कि अब यहाँ पे एक रिग्रेशन मॉडल हमें ज्यूम करना पड़ेगा हमको, ये अपना आरएसएस निकालने के लिए। सो लेट्स सी इफ आई अज्यूम द regression model like y is equal to 30 plus 5x, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ आपका रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो पुट करिए यहाँ पर वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू 4 पुट करिए, 30 प्लस 5 4 का 20, तो ये आपका 50 आ गया, है ना। फिर सेकंड टाइम पीरियड पर, फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड टाइम पीरियड, है ना। फिर सेकंड टाइम पीरियड पर आप x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करेंगे, फिर थर्ड टाइम पीरियड पे आप x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करेंगे। तो ये जो आपकी y की वैल्यूज निकल रही है ना, ये जो निकल रही है वैल्यूज, दैट आर द बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y है, ये fxi है, ठीक है। fxi भी इसको बोल सकते हैं, कई सोर्सेज पे ऐसे y का कैप दिया होता है, ठीक है। दैट आर द बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यूज है ये सारी, ठीक है, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो y है, ये वाला जो y, ये ठीक है, मीन्स टू से यहाँ पे जैसे 52 माइनस 50 है ना, प्लस फिर 62 माइनस वहाँ पे जो आएगा प्रिडिक्शन, प्लस ऐसे ये चीज़ करनी है, ये इस चीज़ का आप स्क्वायर कर दोगे, देन यू विल गेट अपना रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सिग्मा करना है। हाँ, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर जो आएगा उसका टोटल ऐसे प्लस करना, मतलब समझ के बाद को इस तरह से रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लेट्स सी, अब इसमें मैचिंग है, इंडिगनस वेरिएबल है, काउंट आर स्क्वायर है, लीजिंग बॉक्स स्टैटिस्टिक, लीस्ट स्क्वायर, डमी वेरिएबल मॉडल, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको टेस्ट बड़े अच्छे से करवाया था अपना लीजिंग बॉक्स स्टैटिस्टिक का, कि ये ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए ये टेस्ट यूज होता है ना, हमने किया था ये। सो इसको सी को फर्स्ट से मैच कर देंगे, तो यहाँ पर सीधा एलिमिनेट हो रही है मेरे दो ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा इंडिगनस वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो डेफिनेशन है ना, कीवर्ड्स मैचिंग हमेशा आपको कीवर्ड से पूछे जाते हैं जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ते हैं। इस पर एक पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमने इस बार वाले बैच में ये बहुत अच्छे से साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने आपको डिटेल में समझाया था, है ना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो हम डेफिनेशन करते हैं उसमें ये इंडिगनस वेरिएबल एक कीवर्ड आता है ना। सो ज्वाइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स, बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मॉडल ए का सेकंड आ जाना है आपका। तो अच्छा, इसमें वही है, एलिमिनेट नहीं होगा, चलो। सो देन इट इज काउंट आर स्क्वायर। लॉजिट रिग्रेशन में ये जब आप लॉजिट रिग्रेशन यूज़ करते हो, लॉजिट रिग्रेशन हम अपना सॉफ्टवेयर्स वगैरह पर लॉजिट रिग्रेशन रन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वहाँ पर काउंट आर स्क्वायर मेंशन होता है आपका। और ये लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल, इसको पैनल डाटा रिग्रेशन से करेंगे। लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन यू। ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट है, और ये टेस्ट से आपको आगे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये जो आपके होते हैं ना, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनैरिटी, हेट्रोस्डासिटी, इनके टेस्ट के नाम ही पूछे जाते हैं, आपको इन टेस्ट के नाम करने होते हैं, नाम सभी टेस्ट के कर लो, ठीक है। जैसे अब मैं अगर इकोनोमेट्रिक्स की गुजराती की बुक पकड़ूंगी, उसमें कुछ ही 3-4 टेस्ट के नाम दिए होंगे, है ना। दूसरी बुक पढ़ूंगी, उसमें 3-4 टेस्ट के नाम दिए होंगे। तो आपको इसके टोटल जितने भी टेस्ट, कहीं से किसी भी बुक से आपको टोटल जितने भी टेस्ट मिलते हैं एक प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन के, वो सारे टेस्ट के नाम याद आपको रखने होते हैं। मैंने अपने बैच में सभी टेस्ट के आपको नाम याद रखवाए हुए हैं। मल्टीकोलिनैरिटी, हेट्रोस्डासिटी का कितने सारे टेस्ट रहते हैं, उनके नाम याद रखने होते हैं हमको सिर्फ, ठीक है। तो नाम सारे याद रखने होते हैं। तो ये चीज़, अब जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं। साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम इसीलिए राइज होती है बिकॉज सम रिग्रेसर्स इंडिगनस होते हैं। अब ये रिग्रेसर्स क्या होते हैं, इंडिगनस वेरिएबल क्या होते हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इस पर यूट्यूब पर भी एक शॉर्ट वीडियो आप देखना, जिसमें मैंने, बिकॉज अगर मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझाने लग जाऊंगी तो एक ही क्वेश्चन को 20 मिनट लग जाएंगे। सो रिग्रेसर्स क्या होते हैं, इंडिगनस वेरिएबल्स क्या है, एक्सिजिनस वेरिएबल्स क्या है ना। सो वो चीज़ अलग पूरी कंसेप्चुअल वीडियोस में जाना।
साइमल्टेनिटी प्रॉब्लम आती है जब रिग्रेसर्स जो हैं, सम ऑफ द रिग्रेसर इंडिग्नस हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस टर्म से कोरिलेट करते हैं। सब बोल सकते हैं ज्वाइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स, या डिपेंडेंट वेरिएबल जो है अदर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो रेदर देन जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका साइमल्टेनियस को इसलिए हमने इंडिग्नस वेरिएबल से मैच किया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स, जैसे मैंने आपको कहा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जब हम रन करते हैं तो उसका जब रिजल्ट्स आते हैं मॉडल के तो उसमें आपका काउंट आर स्क्वायर दिया होता है। बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिशियंस हैव डेवलप्ड ए वैरायटी ऑफ सूडो आर स्क्वायर्ड वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू। अब वो कहता है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल होते हैं इनमें एक ट्रू आर स्क्वायर वैल्यू जैसे कि OLS मॉडल में निकलती है वैसे इसमें नहीं निकलती, तो इसलिए एक सुडो आर स्क्वायर वैल्यूज ली होती हैं जो कि आर स्क्वायर वैल्यू के सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे काउंट आर स्क्वायर मेंशन किया जाता है, इसको सुडो आर स्क्वायर को ही एक काउंट आर स्क्वायर बोला जाता है। पैनल डाटा रिग्रेशन, अच्छा एक आपका होता है क्रॉस सेक्शनल डाटा, एक होता है टाइम सीरीज डाटा। पैनल डाटा, पूल्ड डाटा। पैनल डाटा, पूल्ड डाटा सेम तरह के लगते हैं बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। पैनल डाटा में जो हम क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स लेते हैं वो सेम लेते हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो वो फर्क होता है। सो अब पैनल डाटा इट इज़ यूज्ड व्हेन डाटा कलेक्टेड ऑन इंडिविजुअल्स कंपनीज, मतलब टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल दोनों तरह का इसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सो पैनल डाटा रिग्रेशन, अब इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डाटा एंड क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज। हाँ, तो ये जो आपके LSDB जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, ये वाला आपका लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल है ना, LSDB। सो लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल, इट इज अ बेसिकली मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इन पैनल डाटा। तो ये बेसिकली लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल स्पेसिफिकली पैनल डाटा में यूज होता है, इसीलिए उसको पैनल डाटा के साथ मैच किया हमने। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, एनकोवा मॉडल्स इंक्लूड रिग्रेसर्स डाटा। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लो पहले तो, जो आपके इनोवा मॉडल होते हैं यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरियंस मॉडल्स। ठीक है, दैट इज ए पावरफुल टूल फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। और जो इनकोवा मॉडल्स होते हैं यानी कि एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, ये बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों वेरिएबल्स को होल्ड करते हैं। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। ठीक है, सो बाकी डिफरेंसेस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके फार्मूले वगैरह भी हमने क्लासेस में कर रखे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एनकोवा वेरिएबल मॉडल जो होते हैं, ठीक है, दैट इंक्लूड रिग्रेसर्स दैट आर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, रिग्रेसर्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को ये होल्ड कर सकते हैं। एनोवा में सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ही रहता है। ठीक है, टेस्टिंग फॉर को इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय। अब को इंटीग्रेशन हो गया, कॉजलिटी हो गया, ये आज से अगर हम 2-3-4 साल पहले जाएं तो इकोनोमेट्रिक्स के ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, बिकॉज सिलेबस में भी ये डायरेक्टली एज इट इज मेंशन नहीं है टॉपिक्स पर। अब आपको को इंटीग्रेशन, कॉजलिटी, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अपना ग्रेंजर टेस्ट, सिम्स टेस्ट है ना, को इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके टेस्ट ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेस्टिंग फॉर को इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय एंजल ग्रेंजर टेस्ट हियर। सो चाउ टेस्ट, ये ना इस पर मेरी यहाँ पर भी क्लासेस है, चैनल पर भी क्लासेस है, आप फ्रीली भी वो देख सकते हैं। पूरे 1-1 घंटे की क्लास है। कॉजलिटी पर मेरी पूरी 1 घंटे की क्लास है, चाउ टेस्ट पर पूरी आधे घंटे की क्लास है। पूरा पूरा समझिए उसको, देखिए उन वीडियोस को, आपके लिए बनाई गई हैं, आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहले हम सभी देख लेते हैं। चाउ टेस्ट बेसिकली यूज होता है टू चेक स्ट्रक्चरल ब्रेक्स इन डाटा सेट्स। जैसे कि मेरे पास वार टाइम पीरियड से पहले का डाटा है इनकम का, वार टाइम पीरियड की बाद की इनकम का डाटा, इस तरह स्ट्रक्चरल ब्रेक को चेक करने के लिए डाटा में चाउ टेस्ट यूज होता है। ठीक है, फिर आपका PP टेस्ट, फिलिप पेरेंट टेस्ट, ये आपका उसमें आ गया। स्टेशनरी का टेस्ट हो गया ये, है ना, KPSS टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। आपका डिक्की फुलर टेस्ट, KPSS टेस्ट, ये आपके होते हैं स्टेशनरी के टेस्ट, टाइम सीरीज में स्टेशनरी के लिए। ठीक है, फिर ECM VCM मॉडल ये अलग चले जाते हैं। तो यहाँ पे एंजल ग्रेंजर टेस्ट को इंटीग्रेशन का आएगा। दैट इज अ टेस्ट फॉर यूज्ड फॉर टेस्टिंग को इंटीग्रेशन बिटवीन 2 टाइम सीरीज। ठीक है, 2 टाइम सीरीज में को इंटीग्रेशन को टेस्ट करने के लिए एंजल ग्रेंजर टेस्ट यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, सो इसको मैच करिएगा इसको। जर्नल हेट्रोसडास्टिसिटी टेस्ट, जर्नल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। देखिए,
हेट्रोस्डासिटी के जितने आपको टेस्ट करवाए गए हैं, लेट्स सी, ये इसमें तो मैंने कुछ ही मेंशन करे हैं। गोल्डफेट क्वांटा टेस्ट, पार्क टेस्ट हो गया, वाइट जर्नल टेस्ट हो गया, ब्रुश पगान टेस्ट हो गया, ये आपके हेट्रोस्डासिटी के टेस्ट। अब यहाँ पे वाइट टेस्ट को हम मेंशन कर देंगे हेट्रोस्डासिटी टेस्ट के। ए का थर्ड आ गया, तो मैंने 2 ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए हैं। फिर जर्नल टेस्ट फॉर ऑटो कोर, ये ब्रूश गोडफ्रे टेस्ट जो है ये ऑटो कोरिलेशन का रहता है, बी का 4th आएगा यहाँ पर, थर्ड आंसर सही आएगा। साइमल्टेनिटी का भी आपको करवाया हुआ टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, होस्टमैन एंड स्पेसिफिकेशन एरर के लिए रामसे टेस्ट यूज होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं बताइए ये होस्टमैन टेस्ट रामसे टेस्ट करवाए हुए हैं कि नहीं, आपको पढ़े हुए हैं ना हमने। सो होस्टमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट साइमल्टेनिटी के लिए यूज होता है टू टेस्ट वेदर कि जो मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं या ऐसे रिग्रेसर्स जो इंडिगनस हैं वो एरर टर्म से कोरिलेट हैं या नहीं, इसको होस्टमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट बोल देते हैं। रीसेट बोलते हैं रामसे रिग्रेशन इक्वेशन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट, ये स्पेसिफिकेशन एरर को चेक करने के लिए लगता है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन भी याद करो, हमने ऐसे ही पढ़ी थी कि इंडिगनस रिग्रेसर्स एरर टर्म से कोरिलेट है ना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ये आपका होस्टमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट जो है ये यूज होता है, ठीक है। और रामसे वाला जो है ये स्पेसिफिकेशन एरर के लिए यूज होता है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो अब ये आ गया आपका नल हिपोथेसिस उसने दिया हुआ है, ठीक है, और कहा है कि अगर ये दोनों चीजें अननोन है, ये मतलब आपका पॉपुलेशन मीन आ गया, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, राइट। तो हम इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में इसको लिखते हैं पॉपुलेशन का मीन, ठीक है, इसको लिखते हैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस स्मॉल एस को लिखते हैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये एक्स बार को लिखते हैं सैंपल का मीन। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। और क्या था, जो आपका सैंपल का रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक, सैंपल स्टैटिस्टिक है ना। जो आपका पॉपुलेशन का रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ये चीजें, अब वो कहता है कि अगर देखो आपको याद है हमने पढ़ा हुआ है कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो आपका टी टेस्ट यूज होता है, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो तो हमारा जेड टेस्ट यूज होता है। यानी कि यहाँ पे ये अननोन है, ठीक है, तो मेरा कौन सा टेस्ट यूज होगा, टी टेस्ट यूज होगा। सारे टी टेस्ट दिए हुए हैं, सही फार्मूला कौन सा होता है टी टेस्ट का, दैट इज ये स्क्रीनशॉट मैंने अपनी बुक से लिया हुआ है, टी स्टैटिस्टिक, ये फार्मूला आपका यूज होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप इसको अप्लाई मतलब अलग अलग चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ये जो फार्मूला है बेसिकली रिग्रेशन मॉडल पर लगाया गया है ना। अब वही चीज़ है बस वो उस पर लगाई गई है अपना सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन पर। देखिए समझिए मैं समझाती हूँ। अब जैसे हमारा ये रिग्रेशन मॉडल रहता है बीटा नोट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बी1, इस तरह से मॉडल रहता है, ठीक है। अब इस पर अगर टी स्टैटिस्टिक लगाना है एक रिग्रेशन मॉडल पर, सो इट बीटा कैप, अब नोट वाले पर मान लो इस पर लगाना है बीटा कैप यानी कि वो सैंपल का इस कैप जब ऊपर लग जाती है दैट मीन्स वो सैंपल स्टैटिस्टिक है, ठीक है। जब मैंने कैप नहीं लगाई दैट मीन्स वो पॉपुलेशन का पैरामीटर, और नीचे आएगा स्टैंडर्ड एरर इसका, दैट इज अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप, ऐसे ये फार्मूला। अब इसी फार्मूले को अगर आप पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन उस टर्म्स में लिख दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा ना, सैंपल का पैरामीटर अपना सॉरी सैंपल का स्टैटिस्टिक, ठीक है, माइनस पॉपुलेशन का पैरामीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है एस ओवर अंडर रूट एन, दैट इज द फार्मूला स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब देखो वही फार्मूला है एक्स बार माइनस, ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक, ये पॉपुलेशन का हो गया, देन स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला एस ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। अब स्मॉल एस यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हमने यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, ठीक है। तो पहले वाला फार्मूला ठीक है, और यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो n-1 है दैट इज बेसिकली योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी टेस्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा यूज करते हैं, n-1, राइट। सो दैट्स वाई फर्स्ट आपका सही हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
So heteroscedasticity may arise due to various reasons. Which one of the following is not a reason? कहता है heteroscedasticity बहुत सारे reasons के कारण arise कर सकती है, इसमें से कौन सा reason उसका नहीं है? तो देखो ये चारों options को जब आप एक बार थोड़ी नज़र ही लगाओगे ना, थोड़ा सा एक बार आंखों से निकालोगे, तभी आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है दैट इज कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम, ये किसकी डेफिनेशन प्रतीत हो रही है थोड़ी आपको? ये ऑटो कोरिलेशन नहीं लग रहा? ऑटो कोरिलेशन में भी तो ऐसा ही होता है, कोरिलेशंस ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम, है ना? ऑटो कोरिलेशन में हम ऐसा ही पढ़ते हैं। तो सेकंड वाला तो आपका ऑटो कोरिलेशन से रिलेट कर रहा है, ठीक है? दिस कैन बी रीजन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, नॉट हेटेरोस्केडासिटी, दैट मीन सेकंड वाला उसका रीजन नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की एक्सट्रीमली लो या हाई वैल्यूज का होना, स्क्यूड होना मेरी डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा, या फंक्शनल फॉर्म इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन, मॉडल की इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये हमने कॉजेज के पढ़े हुए हैं। स्क्यूड होना डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इनकरेक्ट, फंक्शनल फॉर्म इनकरेक्ट, ठीक है ना? द सेकंड ऑप्शन इसमें आपका ऑटो कोरिलेशन का है। आगे देखिए, अब ये न्यूमेरिकल आ गया, ए एंड बी दो इवेंट्स हैं मेरे पास। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि पी ए नोट, ठीक है, पी ए नोट जो है आपका ये 0.4 है, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका दैट इज 0.2। सो यू हैव टू फाइंड, अब इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, देख लीजिए। तो कहते हैं इसको कैसे फाइंड करोगे, तो इसका एक फार्मूला है, लेट्स नोट डाउन दैट फार्मूला। ए इंटरसेक्शन बी नोट, अगर आपसे वो ऐसा पूछ रहे हैं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यू हैव टू डू दिस, ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे पता क्या है, पी ए नोट पता है, तो हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.4 करके, तो ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है? 0.6 माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी उसने दिया हुआ है 0.2, राइट? सो 0.4 विल बी योर आंसर सिंपली, ठीक है? फर्स्ट वाला क्लियर। आगे चलिए नेक्स्ट पर। सो जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, जीएलएस मेथड जो है, तो जब भी जीएलएस मेथड की बात आती है तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये फ्रिक्वेंटली रिपीटेड चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आपका जीएलएस का मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है, हमारी जो रिग्रेशन की दो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन होता है, यानी कि उन प्रॉब्लम्स को जीएलएस का मेथड से सही किया जाता है। पहली आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम हेटेरोस्केडासिटी और दूसरी ऑटो कोरिलेशन। मतलब जब हम हेटेरोस्केडासिटी एंड ऑटो कोरिलेशन के रेमेडियल मेजर्स पढ़ते हैं ना, रेमेडियल मेजर्स, तो उसमें जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर आता है, ठीक है? ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंसेस एंड हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस, ए एंड सी, तो सिर्फ ए एंड सी ही यहाँ पर आंसर आएगा। मल्टी कोलिनैरिटी का जीएलएस सोल्यूशन नहीं होता। बेसिकली जीएलएस मेथड वो है जिसमें हम ओरिजिनल वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिनल वेरिएबल, कि जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स हों वो आपके क्लासिकल मॉडल की जम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहे हों, यानी कि ब्लू वाली जम्पशन, जैसे हेटेरोस्केडासिटी एंड ऑटो कोरिलेशन में वेरिएंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो जो ओएलएस की अजम्पशंस हैं वो पूरी इसमें फुलफिल नहीं हो पाती। तो हम ओरिजिनल वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स पर जब हम ओएलएस लगाते हैं तो उस पर जो क्लासिकल मॉडल की जम्पशन है फिर वो सेटिस्फाई होती हैं, और इसी को हम जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं। हेटेरोस्केडास्टिक एंड ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस का ये सोल्यूशन है, ठीक है? और ब्लू एस्टिमेटर्स प्रोवाइड करता है जीएलएस, ठीक है? तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी ना अब इकोनोमेट्रिक्स ऐसी चीज़ है कि ये टॉपिक डिटेल में समझने के लिए थोड़ी आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी, कंसेप्चुअल क्लासेस, उसके बिना पीवाईक्यू से वो चीज़ें इतनी डिटेल में समझ नहीं आएंगी। इससे आपको ये पता चल रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह पूछे जा रहे हैं, पर जितनी देर आप डिटेल्ड क्लासेस इसकी नहीं देखोगे ना, ठीक है, तो तब तक उतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू वॉच ऑल द डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स। तो अभी लेटेस्ट वाले देखिएगा जो मैंने करवाए हुए हैं, दिसंबर 25 वाला बैच जो है आपका एप्लीकेशन पर, उसमें, ठीक है? तो अभी देखो इसमें डर्बिन वेटसन हो गया आपका। वी नो कि ऑटो कोरिलेशन के टेस्ट हम जब करते हैं, डर्बिन वेटसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। फिर ग्रेंजर टेस्ट, अभी ये मैंने आपको पीछे बताया था, कॉजलिटी का टेस्ट, ग्रेंजर सीम्स टेस्ट, ग्रेंजर टेस्ट इसका आ गया, मल्टी कोलिनैरिटी का फरार ग्लोबर आ गया, ग्लेजर का हेटेरोस्केडासिटी, सारे टेस्ट एक बार रिवाइज कर लो। हेटेरोस्केडासिटी का हो गया स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, गोल्डफेड क्वांटम टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, पार्क टेस्ट, वाइट टेस्ट भी है, ब्रिश-पगान भी है, ठीक है? मल्टी कोलिनैरिटी का आ गया फरार ग्लोबर, फ्रिश कन्फ्लुएंस और बंच मैप एनालिसिस, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, कंडीशन इंडेक्स।
फिर आपका ऑटो कोरिलेशन का डर्बिन-वैटसन आ गया, नॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट आ गया, कॉजलिटी का आपका ग्रेंजर हो गया, ग्रेंजर कॉजलिटी, ठीक है। आगे चलिए। सो अब ये आपका सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ गया, मैचिंग करनी है हमको यहाँ पर, है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को किससे मैच करोगे? देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें हर एक आइटम के सिलेक्शन के चांसेस बराबर रहते हैं। सो बेसिकली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच आइटम्स इन ऑल ट्रायल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये आ जाएगा। देन सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में क्या है कि एक सिस्टेमेटिक वे में सिलेक्शन होती है, जैसे हर 10th यूनिट को सिलेक्ट कर लो, है ना, हर 20th यूनिट को सिलेक्ट कर लो, ऐसे करके। सो रैंडम सिलेक्शन, फर्स्ट यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, देन बाकियों को आपने सिस्टेमेटिकली सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हर 10th सिलेक्ट करना है, सिस्टेमेटिकली सिलेक्ट करनी है बाकी सारे यूनिट्स, मतलब 9 छोड़कर, फिर 9 9 छोड़कर या 10 छोड़कर, ऐसे एक सिस्टेमेटिक वे में। तो फिर आपका आ गया कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है ये सैम्पलिंग का। मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वाले कौन कौन से हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम स्ट्रेटास बनाते हैं, बेसिकली हेट्रोजीनियस डाटा है मेरे पास, तो हम स्ट्रेटास बना रहे हैं। जैसे 3 स्ट्रेटास मैंने बना लिए, एक मार्जिनल फार्मर्स, एक स्मॉल फार्मर्स, है ना, एक मीडियम फार्मर्स, ऐसे करके। तो अलग अलग स्ट्रेटास में डिवाइड कर लेते हैं उसको। तो देखिए जैसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, इसमें सिंपल हो गया, सिंपल वाला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टेमेटिक, मल्टी स्टेज, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये इसमें आ गए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ गया जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस पर भी पूरी एक क्लास है, यू कैन वॉच दैट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो अब ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, डमी वेरिएबल ट्रैप वाली, कि अगर हम m कैटेगरीज, एक वेरिएबल है जिसकी m कैटेगरीज हैं, तो रिग्रेशन रन करते वक्त हमको डमी वेरिएबल्स कितने यूज़ करने होते हैं। तो दैट इज़ अ रूल ऑफ थंब कि अगर आपके पास m कैटेगरीज हैं, आपको डमी वेरिएबल यूज़ करने हैं एक रिग्रेशन मॉडल में, तो m-1 डमी वेरिएबल यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अब डमी वेरिएबल क्या है? एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जब मेरा क्वालिटेटिव हो जाता है ना, दैट इज अ डमी वेरिएबल। जैसे मान लीजिए d इज इक्वल टू 1 इफ पर्सन इज मेल एंड d इज इक्वल टू 0 इफ पर्सन इज फीमेल। अब डमी वेरिएबल यहाँ पे जो है, मैंने डमी वेरिएबल एक लिया है, ठीक है, एक ही डमी वेरिएबल यूज किया। मेल एंड फीमेल के लिए हम अलग अलग डमी वेरिएबल यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मेरे पास एक मेल है, एक फीमेल है, देन आई विल यूज ओनली 1 डमी वेरिएबल। दो कैटेगरीज हैं, पर डमी वेरिएबल मैंने यूज किया m-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1 डमी वेरिएबल यूज किया। दैट इज अ रूल ऑफ थंब, ठीक है। सो एक आपका m-1 डमी वेरिएबल और एक ये अल्फा आपका आ गया इंटरसेप्ट टर्म। समझ गए बात को? तो इनकरेक्ट अप्रोच क्या है कि अगर मेरे पास दो कैटेगरीज और वो दो डमी वेरिएबल्स ले रही हूँ, ठीक है, दो डमीज परफेक्टली कोरिलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेल 0 है तो फीमेल 1 नहीं होगा, है ना। अगर वो मेल नहीं है बंदा तो फीमेल होगा, है ना। अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, बात समझे। तो ये इनकरेक्ट अप्रोच है। करेक्ट अप्रोच क्या है कि आप एक ही डमी वेरिएबल लीजिए, ठीक है। अगर वो 1 है तो पर्सन मेल है, अगर वो वेरिएबल 0 है तो पर्सन फीमेल है। समझ गए? ऐसे आगे चलिए। सो द यूनिट रूट टेस्ट फॉर टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन नल हिपोथेसिस दैट द टाइम सीरीज अंडर कंसिडरेशन इज। यूनिट रूट टेस्ट टाइम सीरीज के लिए यूज होता है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन नल हिपोथेसिस। तो जब हम नल हिपोथेसिस में यूनिट रूट टेस्ट को यूज करते हैं, तो जो टाइम सीरीज अंडर कंसिडरेशन नल हिपोथेसिस में हम लिखते हैं, वो स्टेशनरी होती है कि नॉन स्टेशनरी। ध्यान से समझो इस चीज को। अच्छा, एक मेरे चैनल पर टाइम सीरीज वाली क्लास पड़ी हुई है, देख लेना उसको, उसमें भी मैंने ये चीज समझाई हुई है। देखिए आपका स्टेशनरी के टेस्ट एक तो हो गया ऑगमेंटेड डिक्की फुलर, ठीक है, एक हो गया केपीएसएस टेस्ट। तो अब ये जो ऑगमेंटेड डिक्की फुलर है, केपीएसएस है, इसमें जब हम नल हिपोथेसिस सेट करते हैं, तो ऑगमेंटेड डिक्की फुलर में हम नल हिपोथेसिस में लिखते हैं सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। सीरीज इज नॉन स्टेशनरी का मतलब है कि सीरीज में यूनिट रूट है, ठीक है। अल्टरनेटिव हम इसमें यूज कर रहे हैं सीरीज इज स्टेशनरी, यानी कि सीरीज में यूनिट रूट नहीं है। केपीएसएस में हिपोथेसिस थोड़ा उल्टा सेट करते हैं इससे, एडीएफ से। इसमें नल हिपोथेसिस हम लेके चलते हैं सीरीज इज स्टेशनरी यानी कि नो यूनिट रूट, सीरीज इज नॉन स्टेशनरी यानी कि सीरीज हैज यूनिट रूट, यानी कि यूनिट रूट बेसिकली मुझे ये दिखा रही है कि सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, तो इसलिए सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही है। क्लियर? आगे चलिए। तो अब ये मैचिंग्स हैं यहाँ पर, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग से मैचिंग्स, और इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको अगर अच्छे से समझ लो तो हर बार ये नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। टाइप 2 एरर कौन सा है? मीन जो है ग्रेटर देन मोड कब आएगा,
रिवर्सल। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट जो इंडेक्स नंबर है, मुझे बताओ इंडेक्स नंबर कब से पढ़ते आ रहे हो आप? आई थिंक बीएससी से, अपनी बैचलर से पढ़ते आ रहे हो इंडेक्स नंबर में टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ते हैं, पी नोट 1 मल्टीप्लाई पी 1 नोट इज इक्वल टू 1, तो ये तो पता ही होगा आपको, डी का फर्स्ट, ठीक है। यहीं से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, तो सी का लगा दीजिए फोर्थ, बस सही आंसर पता लग गया आपको। बाकी समझने के लिए समझ लेते हैं। तो जब आपका मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड ऐसे बनी, सो दैट इज योर बेसिकली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये चीज उल्टी हो, ऐसे हो, तो दैट इज बेसिकली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से लगा देंगे। देन टाइप 2 एरर, टाइप 1 टाइप 2 एरर दोनों देख लेते हैं। टाइप 1 एरर है हिपोथेसिस इज ट्रू बट ओवर टेस्ट रिजेक्टेड, यानी कि कहने का मतलब ये हिपोथेसिस मेरा ट्रू था बट हमारे टेस्ट जो है उसने रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स यू कैन से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने का वे है अपना, हिपोथेसिस इज ट्रू यानी कि नल हिपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए था पर हमने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा बोल सकते हो, रिजेक्टिंग द ट्रू नल हिपोथेसिस। ये आपका टाइप 1 एरर हो गया ना, कि ट्रू था बट रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 में क्या है, हिपोथेसिस इज फॉल्स बट ओवर टेस्ट एक्सेप्टेड, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि नॉट रिजेक्टिंग द false null hypothesis, not rejecting the false null hypothesis, false मतलब not true, ठीक है ना। तो that is type 2 error। बात समझ आ गई? आगे चलिए, तो ये डायग्राम्स हैं आपकी, that is a positively skewed distribution, mean greater than median greater than mode, है ना। ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें मोड सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। इसमें फिर से मैचिंग्स आ गई हैं, ये वही मैचिंग्स है अभी हमने पढ़ी भी थी। यूनिट रूट टेस्ट आपका स्टेशनरी से मैच हो जाएगा, ठीक है, और ऑटो कोरिलेशन डर्बिन-वैटसन से मैच हो जाएगा, अभी पढ़ा हमने ये। ए का आ गया आपका थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, यहीं से ये आपका एलिमिनेट हो गया। ऑटो कोरिलेशन का आ गया डर्बिन-वैटसन टेस्ट, यानी कि डी का आ गया फर्स्ट आपका, तो यहीं से मुझे सेकेंड ऑप्शन मेरा पता चल गया कि ये सही है, ठीक है। बाकी भी हम समझने के लिए पढ़ लेते हैं। अब हमने अभी पढ़ा था कि जो टी टेस्ट है उसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको वो बीटा कैप माइनस बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर वाला फार्मूला करवाया था, है ना। तो बेसिकली टी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इसलिए सी को सेकंड से मैच करा है। और कंटिजेंसी टेबल, हम काई स्क्वायर में कंटिजेंसी टेबल का जिक्र करते हैं, लेट्स सी हाउ। कंटिजेंसी टेबल एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है जो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए डाटा ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा, अगर हमको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली आपको याद है, काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं टू टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए। तो उस केस में ये कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहता है, ये क्रॉस टेबुलेशन है, टू वे टेबल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज, इसलिए हमने उसको इससे मैच किया है। और आगे आपका कौन सा था, दैट इज अ टी टेस्ट फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। आगे चलिए। अच्छा, अब ये उसने कहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ये जो इवेंट्स हैं इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है, ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तभी ये चीज़ पता चलेगी। लेट्स सी कैसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स, तो जब हम टू कॉइन्स जो हैं टॉस करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनता है, हेड टेल। अब इन चीज़ों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तभी आप एग्जाम में इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। टू हेड्स की मुझे प्रोबेबिलिटी पता करनी है, टू हेड्स का एक ही आउटकम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल, यानी कि 0.25 आ जाएगी। पहले वाला सिंपल था। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन फ्रॉम ए सिंगल ड्रॉ ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो 52 कार्ड्स जो हैं हमारे होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, एक क्वीन
गेटिंग की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है। तो दैट मीन्स 52 कार्ड्स में टोटल 4 क्वींस आपकी होती है ना, 4 क्वींस होती हैं। सो फेवरेबल आउटकम विल बी 4 एंड टोटल आउटकम विल बी 52। तो 4/52 आपका इसका बनेगा, इसका बना था मेरा 0.25, ठीक है, इसका आ जाएगा 4/52। इसको आप डिवाइड करके पॉइंट्स में लिख सकते हो। फिर अगला है सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। सिंपली एक बैग है मेरे पास, ठीक है, उसमें 3 वाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आपको व्हाइट बॉल गेटिंग की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यानी कि फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 10 है ना। तो इसका बनेगा आपका 3/10, 3/10, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर फ्रॉम ए सिंगल रोल ऑफ ए फेयर डाई। आपने एक डाई को रोल किया, अब उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर कितने हैं इसमें, 3 इवन नंबर्स हैं, टोटल कितने हैं 6, यानी कि ये भी आपका बन गया दैट इज 1/2, ठीक है, यानी कि 0.5। और अगर मैं इनको भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लूँ डिवाइड करके, तो ये आपका इक्विवेलेंट टू 0.0769 होगा। 3/10 को भी अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लें सो इट विल बी लाइक 0.3, है ना, ये तो पता वैसे ही चले जाएगा बिना डिवाइड किए भी। तो अब बस आपको इसको वो कर लेना है, अरेंज कर लेना है इसको आपको 0.3, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे स्मॉल जो है सबसे कम आएगा, बी सबसे स्मॉल आया आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 0.25 ए आ गया मेरा, ठीक है। देन उसके बाद आपका 0.3 आ गया यानी कि सी, देन डी आ गया सबसे बड़ा। तो बी या सी डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेंजर एंड न्यू वर्ल्ड ए गुड रूल ऑफ थम टू सस्पेक्ट एट द एस्टिमेटेड। अच्छा, स्पूरियस रिग्रेशन का कहता है कैसे पता चलता है, तो समझ लो एक स्पूरियस रिग्रेशन क्या होता है। स्पूरियस रिग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा रिग्रेशन जो रिजल्ट्स तो दे रहा है आपको, ठीक है, पर असल में उन चीज़ों में कोई कोरिलेशन नहीं है, उन चीज़ों में कोई नाता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जीडीपी इंडिया की एंड नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ये मेरे पास दो डाटा है, दो ऑब्जर्वेशन है, दो सीरीज बनी हुई है। एक्स सीरीज में जीडीपी दे रखी है, वाई में दे रखा है नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो बोथ राइस दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें बढ़ रही है, तो उनका ट्रेंड सेम है, वो भी बढ़ रही है ये भी बढ़ रहा है, बोथ राइस ओवर टाइम। रिग्रेशन रिजल्ट आ रहा है हाई आर स्क्वायर है, कोरिलेशन ज्यादा है उनमें क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, है ना, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, ठीक है। पर इसमें कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट यानी कि हम अपना नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा दोनों में जो रिलेशन है या दोनों में जो रिग्रेशन है वो आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है ना, पर इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है दोनों में कोई रिलेशनशिप का, ठीक है। सो इस तरह के रिग्रेशन को हम स्पूरियस रिग्रेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट के द्वारा अचीव किए गए मार्क्स और उसकी हाइट, है ना, इस तरह की चीज़ें, तो मतलब जिनमें इकोनॉमिकली हमको सुनने में कोई लॉजिक नहीं लग रहा, पर उसमें स्टैटिस्टिकली रिलेशनशिप है, दिख रहा है ना, वो चीज़। तो अब उस केस में रूल ऑफ थंब यहाँ पे ये है कि स्पूरियस रिग्रेशन के केस में कि आर स्क्वायर आपका ज़्यादा आए एंड डर्बिन वैटसन डी वैल्यू जो है वो आपकी कम आए। इसका मतलब क्या है, स्पूरियस रिग्रेशन आर स्क्वायर हाई आए यानी कि गुड फिट है, रिग्रेस हो रही हैं वैल्यूज और अपना आर स्क्वायर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ टर्मिनेशन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो डर्बिन वैटसन स्टैटिस्टिक लो होने का यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी। डर्बिन वैटसन स्टैटिस्टिक लो होने का मतलब ये है कि ऑटो कोरिलेशन है दोनों रेसिडुअल्स में, ठीक है। तो डी आपका ये फार्मूला हम करते होते हैं ना, ये वाला एक हाथ करो, डी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा कैप, ये फार्मूला करते हैं। तो इफ योर लैम्डा कैप इज 0, है ना, तो ये आपका 2 आएगा। अगर मैं लैम्डा कैप की वैल्यू बढ़ाकर 1 कर देती हूँ, ऑटो कोरिलेशन को बढ़ा देती हूँ, तो दैट मीन्स 2 1 माइनस 1, है ना, ये आपकी 0 बन जाएगी डी की वैल्यू। तो दैट मीन्स कहने का कि ये उल्टा रिलेट कर रहे हैं। अगर आप ऑटो कोरिलेशन को बढ़ा रहे हो तो डर्बिन वैटसन की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि डर्बिन वैटसन की लो वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑटो कोरिलेशन का होना ज़्यादा, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर।
आगे देखिए, न्यूमेरिकल है ये, कहता है कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट, ठीक है। पहली पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, सेकंड के लिए 4 कैंडिडेट्स हैं, फॉर द थर्ड 2 कैंडिडेट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट, जब भी एट लीस्ट, वही न्यूमेरिकल का दंगल सीरीज में भी हमने किया था, है ना, एट लीस्ट वाली चीज। तो एट लीस्ट जब भी आपको निकालनी है ना, तो उसका लॉजिक होता है एट लीस्ट निकालने का, ए नोट, बी नोट, सी नोट, तीनों निकालो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 candidates, for the second post there are 4 candidates, and for the third there are 2 candidates, ठीक ठीक है। तीनों की नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको मल्टीप्लाई कर देना है, लेट्स सी, और 1 में से माइनस कर देना, दैट मीन्स 1 माइनस दिस थिंग, एट लीस्ट आए आपको निकालने के लिए, तो हम ऐसे करते हैं। तो लेट्स सी, ये देखिए, तो क्या किया मैंने, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने कितनी दी थी, पहली 3 पोस्ट दी हुई थी ना, 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी, 4 दी हुई थी पोस्ट, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी, अपना 1/2, देखना 2 था, हाँ, 3, 4 एंड 2, यही है, 3, 4 एंड 2। तो अब इसका अगर नोट निकालोगे तो 2/3 आएगा, इसका नोट निकालोगे 3/4 आएगा, इसका नोट निकालोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। ये अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे कर दोगे। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, 1 माइनस 1/4 बचा, और ये 3/4 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्लियर। आगे चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने न्यूमेरिकल का दंगल सीरीज में किया था, फार्मूला लग रहा है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। So let's see the next question. The indirect least square is applied to estimate the coefficient of, तो हम जब method of simultaneous equation models पढ़ते हैं तो इसमें हम एक indirect least square method पढ़ते हैं, जिसको हम reduced form model भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें उसके कुछ steps होते हैं कि सबसे पहले जो हमारा structural model है उससे reduced form equations को obtain करो, फिर उस पर OLS लगाओ और रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स फाइंड करो। अब इन रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स को फिर स्ट्रक्चरल मॉडल पर पुट करके और स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को फाइंड करो, ये हम इसमें स्टेप्स लिखते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर जो है वो स्ट्रक्चरल इक्वेशन के कोफिशिएंट एस्टिमेट करने के लिए मेथड यूज होता है, ठीक है। बस फर्क उसमें यह है कि हम स्ट्रक्चरल मॉडल से पहले एक रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल बनाते हैं, फिर उस रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स फाइंड करके स्ट्रक्चरल मॉडल पर पुट करके अल्टीमेटली हम स्ट्रक्चरल मॉडल जो है मेरा स्ट्रक्चरल इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। एंड दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस, ये भी याद रखना। आगे आपका ये वाला क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन, ये भी वाला हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल का दंगल में किया हुआ है, ठीक है। तो फिर भी इसको एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, लेट्स सी। आपकी न्यूमेरिकल्स वाली जो क्लासेस रहती हैं, ठीक है, अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हो तो उसमें आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाले फोल्डर में वो सारी सीरीज़ की न्यूमेरिकल का दंगल सीरीज वाली क्लासेस अपलोडेड है, ठीक है। सो ये जैसे अब आप ये इक्वेशन कौन सी पता करनी है, y on x, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना। तो ये ऐसे बनती है हमारी बी वाई एक्स एंड x माइनस बार, है ना। बस अब आपको पुट्टी करना है यहाँ पर सारा, y माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और बी वाई एक्स उसने दिया हुआ है माइनस 0.6643, और x बार इसने कितना दिया हुआ है, अभी ये मिसिंग है ना x बार यहाँ से, x बार आपका 32 है यहाँ पे, ठीक है, x बार इज 32, x माइनस 32, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा y भी यहाँ पे 38 है, मिसिंग है, इट इज 38, y माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस 0.6643 एंड x माइनस 32। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन, आपके फोर्थ वाली इक्वेशन आ जाएगी आराम से, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज, तो ये देखिए, अभी
अब इसमें उसने कहा है x अगर आपका पॉइजन वेरिएट है विद मीन लैम्डा दिया हुआ है तो x+1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x+1 कितना होगा, मीन्स टू से कि जब हम एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाते हैं, है ना, ये x आपका पॉइजन वेरिएट है तो नॉर्मली ये फार्मूला हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। अब आप x की जगह अगर यहाँ पे x+1 पुट कर दो तो इट विल बी लाइक दैट x+1 e माइनस लैम्डा एंड x+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें, लेट्स सी फैक्टोरियल को ब्रेक करें, फैक्टोरियल को ब्रेक करें तो यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं लैम्डा ओवर x+1, क्योंकि इस फैक्ट देखिए x+1 के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो इट विल बी लाइक दैट x+1 एंड x फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगा ना, x आगे इसके बाद x-1 x-2 ऐसे जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैं 4 के फैक्टोरियल को ब्रेक करूं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, है ना। बस वही चीज़ यहाँ पर करनी है मुझे, x+1 मल्टीप्लाई x का फैक्टोरियल, समझे बात। लैम्डा x+1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा अलग और लैम्डा x अलग, ठीक है, बात वही है, लैम्डा x+1 बन जाएंगे। ये देखो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे अगर लिख लिया तो यू विल रियलाइज कि इसमें ये वाली जो चीज़ है लैम्डा x e माइनस लैम्डा, ये वाली चीज़ जो है ये बेसिकली इसके बराबर थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x को अगर हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, सो दैट इज द सेम थिंग, समझे बात, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या करेक्ट है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका जो μ3 होता है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 है, β2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 है, यानी कि ओड ऑर्डर मूवमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपकी 0 होती हैं, ठीक है। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स आपकी 0 होती है μ1 एंड μ3, एंड आपका यहाँ पर उसने β2 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स नहीं सॉरी β1 0 होता है एंड β2 3 होता है, लेट्स सी β1 आपका हो गया स्क्यूनेस, है ना, और स्क्यूनेस इज 0, β2 आपका हो गया कर्टोसिस और कर्टोसिस इसके केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 3 होता है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला आपका गलत है, ठीक है। देन मीन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4/5, ये रिलेशनशिप आपको याद है हम करते होते हैं 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। अगर इस रिलेशनशिप से मैं MD फाइंड करूँ, अब उसने ये चीज़ फाइंड करो, लेट्स सी 4SD इज इक्वल टू 5MD, यानी कि 4/5SD इज इक्वल टू मीन डेविएशन, ये आएगा आपका, है ना, तो यही उसने इसमें लिखा हुआ है, यानी कि C वाला बिल्कुल सही है। देन म्यू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 नहीं 3 होता है, 3 सिग्मा 4 होता है, डी वाला गलत हो गया। करेक्टरिस्टिक फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बिल्कुल सही दिया हुआ है उसने, ई की पावर आपका म्यूटी हो गया, म्यूटी माइनस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओवर टी, इट इज राइट, ठीक है। हाँ ई की पावर आई म्यू टी माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज राइट। And this question is also done in your numerical का दंगल सीरीज क्लास, you can watch from there, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया 25th एंड तो देखिए ये क्वेश्चन मैचिंग करनी है हमें। अब यहाँ पे उसने एक दिया हुआ है द मीन ऑफ हाइपर जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हाइपर जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, ये समझते हैं हम। देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द वेरिएंस ऑफ जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर सेकंड है, मैं आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। सो यानी कि मीन ऑफ ए हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्मॉल m ओवर कैपिटल N, द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एन, पहले देख लीजिए मैं देन ईच एंड एवरीथिंग अभी एक्सप्लेन करूंगी क्यों ये इसका आंसर है, ठीक है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, अच्छा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेकंड आएगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस,
कर्टोसिस बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये आएगा, वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे कर्टोसिस पूछा गया है, दैट इज दैट सभी देख लेते हैं। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में μ1 आपका 0 रहता है, μ2 रहता है, यानी कि वेरिएंस NP/Q, μ3 होता है NP/Q 1 - 2p एंड μ4, ठीक है। मतलब एक बार देख लीजिए, एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप, आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट है इसको याद रखना, पर एक बार आंखों से निकला होगा तो एग्जाम में ऑप्शंस आएगा तो आपका पता होगा थोड़ा कि हाँ इसका इससे मैच होगा, ठीक है। सो इसका स्क्यूनेस रहता है ये आपका 1 - 2p ओवर NP/Q का अंडर रूट, कर्टोसिस आपका ये रहता है। अब इसने जो क्वेश्चन पूछा था ना, इस क्वेश्चन में उसने अपना कहाँ गया, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कोफिशिएंट पूछा था। कर्टोसिस का क्या पूछा उसने, कोफिशिएंट पूछा। तो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट कितना बताया, 1 - 6pq ओवर NP/Q, यानी कि दिस 1 - 6pq ओवर NP/Q। वैसे ये होता है 3 + दैट, ठीक है। तो उसने कोफिशिएंट पूछा तो हमने ये आंसर दिया, कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट बेसिकली, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने ये पे सारे मेंशन किए हैं। देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का μ1 0 है, μ2 लैम्डा यानी कि मीन के बराबर है, मीन एंड वेरिएंस। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन एंड वेरिएंस बराबर होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों बराबर होते हैं। μ4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। स्क्यूनेस इसका दैट इज 1 ओवर अंडर रूट लैम्डा, एंड ये सारे मेंशन किए हैं ताकि आप एक बार सारे पढ़ सकें, ठीक है। कर्टोसिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 3 + 1 ओवर लैम्डा। अब हमने अगली चीज यहाँ पे क्या पढ़ी, नेगेटिव बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नेगेटिव बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, दैट इज Q - P एक्सपोनेंशियल T ब्रैकेट क्लोज -R। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी एग्जाम में ये भी आपको पूछा गया था, तो ये भी मेंशन किया हुआ मैंने, ठीक है। देन एक और यहाँ पे क्वेश्चन था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस से था। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है आपका 1 ओवर स्मॉल p, इट इज अ कांस्टेंट। वेरिएंस जो होता है दैट इज 1 - p ओवर p स्क्वायर, 1 - p दैट इज इक्वल टू q, है ना। 1 - p इज इक्वल टू q ओवर p स्क्वायर, तो दैट इज द वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर थोड़ा पढ़े क्या है ये, बेसिकली द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, कि कितनी ट्रायल्स की जरूरत है फर्स्ट सक्सेस के लिए। सो दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू ट्राई, कि पहली बिफोर आई सक्सीड, कि सक्सेस से पहले कितने टाइम्स मुझे ट्राई करने की नीड है। दैट मीन्स टॉसिंग ए कॉइन अंटिल यू गेट द फर्स्ट हिट, ठीक है। कॉलिंग कस्टमर्स अंटिल वन एग्रीज टू ए प्रोडक्ट, तो दैट इज बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन वेरिएंस याद रखने वाली चीजें हैं ये, तो है ना। देन हमने यहाँ पे एक और बड़ा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसका मीन हमने ये पढ़ा था, स्मॉल एन एम ओवर कैपिटल एम। डेफिनेशन इसकी है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सक्सेस विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए फिनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली k सक्सेसेस इन n ड्रॉज फ्रॉम ए पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इतनी सक्सेसेस मिले, ठीक है, रिप्लेसमेंट के बिना, कि मैंने एक बार उस चीज को उठाया दोबारा उसमें रिप्लेस नहीं किया। ड्रॉइंग कलर्ड बॉल्स फ्रॉम ए बैग विदाउट पुटिंग देम बैग, एक बैग है, उस बैग में मैंने कलर्ड बॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, और किसी एक बैग की बॉल की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसके ड्रॉ करने की, है ना, पर उसको रिप्लेस नहीं कर रहे। जो मैंने निकाल लिया बॉल उसको हम वापस में रिप्लेस नहीं कर रहे, ठीक है। सो सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लास वेयर सम हैव पास्ड एंड अदर्स हैव नॉट। इसका आपका मीन एंड वेरिएंस आ गया, दैट इज अ मीन एंड दैट इज अ वेरिएंस, ठीक है। बाकी पढ़ने को इन चीज़ों के बारे में हम और भी काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, यू कैन, मतलब आप खुद इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। ये थोड़ा आपको बुक से कम, और वैसे नेट से अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे मैंने ये मैच किया सारा, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये देखिए, अब इसमें क्या है, बाय यूजिंग द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या करेक्ट है, यानी कि आपको यहाँ पे बाइनोमियल का, पॉइसन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। नॉर्मल का हमने अभी किया था, तो बाइनोमियल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, दैट इज 1 माइनस पी प्लस पी एक्सपोनेंशियल टी एन, ठीक है। एंड पॉइसन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा जो मीन है बेसिकली, ठीक है, और ये सारी पावर है एक्सपोनेंशियल टी माइनस 1, ये सारी ऊपर वाली पावर है, ठीक है। ये इनका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बाइनोमियल एंड पॉइसन का। अब इसमें सेकंड आंसर क्यों सही है, लेट्स सी। देखो मैंने यहाँ पे कहा बी सही है, अभी मैंने तो आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ और करवाया, फिर ये कैसे सही हो गया, ठीक है। लेट मी टेल यू वैल्यूज पुट करके। देन आपका ये सी भी ठीक है और ये आपका डी भी ठीक है, ये और ये गलत है। देखो कैसे, हाउ। अब जैसे आपका ये जो था ना, मैंने क्या कहा आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये था, ठीक है। पर जो ऑप्शंस में उसने दे रखा है, जो ऑप्शंस में उसने दे रखा है वो ये दे रखा है एक्सपोनेंशियल टी ओवर 2, ऑप्शंस में उसने ये दे रखा है ना। तो हाउ दैट थिंग इज इक्विवेलेंट टू दैट, देखो अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू 1/2 पुट करूँ, नॉर्मली जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 1/2 ही होती है, हेड एंड टेल ले रहे हैं, p भी 1/2 है, टेल भी अपना, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, नॉर्मली 1/2 ही लेते हैं, तो p को अगर 1/2 पुट करते हैं, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दैट 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल 2, ठीक है। n को भी मैं पुट नहीं करती बिकॉज मैं उस चीज़ को पहले पुट कर रही हूँ जो पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p मोस्ट आपका यही होता है ना, एक आउटकम है सक्सेस की, एक आउटकम है फेलियर की, तो दैट विल बी 1/2 प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल टी एन, ठीक है। सो दैट विल बी वही आ जाएगा, यही आएगा 1 एक्सपोनेंशियल टी ओवर 2, यही आएगा ना, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स n उसने इसमें 5 एज्यूम किया है। होप इट इज क्लियर कि मैंने ये सेकंड वाला आपका क्यों ठीक किया, ठीक है ना, ये सेकंड वाला इसलिए ठीक किया। तो पावर में जो है वो 5 है आपका, है ना, सो दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम्स करोगे तो दैट विल बी 32, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, सो दैट्स वाई मैंने इसको इससे मैच किया। सो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि p की वैल्यू हमेशा 1/2 ही हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बेसिकली बोल देते हैं हम कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है अगर p इज इक्वल टू 1/2 है। पर जैसे आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर चीज़ें देखो तो कॉइन्स वाली आपकी आएगी, हेड टेल वाली चीज़ मोस्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस एंड फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें बराबर होती है, तो हम पी एंड क्यू को 1/2 कंसीडर करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करें तो पता चल जाता है हमको कि अगर हम इस चीज़ पर 1/2 पुट करेंगे सो दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट, है ना। तो अब जैसे ये हम फिर आपका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने ये बताया था ना आपको, दैट इज ये बना, ठीक है। अब अगर मैं लैम्डा यानी कि जिसको मीन एंड वेरिएंस बोलते हैं, इसकी बजाय 3 पुट कर दूँ तो दैट विल बी द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बस उसने लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर रखी है, ठीक है। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1/4 पुट कर दूँ तो सी वाला जो मेरा ऑप्शन था वो भी सही है, सी वाला ऑप्शन आपका ये था, ऐसे करके डिवाइड बाय 4 दे रखा था उसने, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1/4 पुट करे तो भी ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आपके ये वाले ऑप्शंस ठीक थे, बी सी एंड डी। यहाँ पर उसने लैम्डा की वैल्यू 3 दे रखी है, यहाँ पे उसने लैम्डा की वैल्यू 1/4 दे रखी है, समझ गए ये चीज़। आगे आगे आपका बूट स्टेपिंग टेक्निक इज यूज टू। अब ये बूट स्टेपिंग क्या है समझ लीजिए। बूट स्टेपिंग टेक्निक यूज होती है टू ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। मैचिंग करने को आए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करेंगे आप बूट स्टेपिंग टेक्निक को, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करने के लिए बूट स्टेपिंग टेक्निक लगती है। तो बेसिकली ये इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन है, और ये जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम
के थ्रू ही ये चीज़ होती है पॉसिबल। जब आप थोड़ा अपना रिसर्च करोगे तब और चीज़ें ये क्लियर होंगी। तो बेसिकली बूटस्ट्रैपिंग इज यूज्ड इन वेरियस सॉफ्टवेयर लाइक आर, पाइथन, SPSS, स्टेटा। तो रिसर्च में आगे जब आप करोगे PhD वगैरह उसमें और अच्छे से समझ आएगा। हम थोड़े इसके स्टेप्स समझ लेते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना, जैसे मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए मेरे पास ऑब्जर्व्ड डाटा है, दैट इज द डाटा इनकम है। मान लीजिए किसी भी चीज़ का ऑब्जर्व डाटा है जो मेरे पास, दैट इज 45, 50, 55, 60, 65, ये ऑब्जर्व डाटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग, पहले रीसैम्पलिंग हम देखते हैं। बूटस्ट्रैप रीसैम्पलिंग का क्या मतलब है कि आप इसको रीसैम्पल कर दो। ठीक है, रीसैम्पल विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज ले ली, रीसैम्पल 1, 50, 60, देन 60, 45, 55, यानी कि अलग डाटा ले लिया ना, रीसैम्पल कर दिया उसको। पहले मैंने ये सैंपल लिया, फिर मैंने ये सैंपल ले लिया। ठीक है, 5 वैल्यूज, मतलब हर बार 5 वैल्यूज लेनी है। तो फिर दूसरा सैंपल लिया, उसमें मैंने वैल्यूज और चेंज कर दी, फिर रीसैम्पल 3, मतलब सेम पॉपुलेशन से आप अलग अलग सैंपल्स उठा रहे हो। ठीक है, और इसका आप निकाल रहे हो मीन, इसका आप निकाल रहे हो मीन। अब इस चीज़ को अगर हम 1000 टाइम्स करेंगे, रीसैम्पल करके 5-5 कैसे निकालते हैं, 5-5 के सैंपल बनाएंगे, 1000 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, 1000 बूटस्ट्रैप सैंपल मीन्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। यू हैव 1000 बूटस्ट्रैप मीन्स। ठीक है, 1000 बूटस्ट्रैप मीन्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी होगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आप स्टैंडर्ड एरर मीन का एस्टिमेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकाल सकते हो, हिपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। समझ गए? तो इसीलिए ये जो बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक है, बेसिकली इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, सो खत्म करते हैं आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक।